हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रीलिम्स के टारगेटेड बैच में जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रियम्बल टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊं कि ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला टॉपिक है प्रियम्बल, और प्रियम्बल को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाएंगे। ये तो एक फैक्ट है, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। लेकिन एक रीज़न और भी है। एक रीज़न ये है कि अगर आप स्टेट एग्ज़ाम या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में आप पाएंगे कि आपको प्रियम्बल से लगभग ऑन एन एवरेज हर साल ईच ईयर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज़ योर प्रियम्बल। स्टेट एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है, कभी कभी ये 2 से 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। कि अगर पॉलिटी से 10 से 12 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी 20 क्वेश्चन तक चले जाते हैं आपके जीएस के सेक्शन में, तो अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज अगर पॉलिटी से आ रहे हैं, तो आप लास्ट ईयर के पेपर को देखेंगे अगर आप, तो आप पाएंगे कभी कभी किसी साल 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो प्रियम्बल से ही आ गए। तो प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है। यहीं से प्रियम्बल से ही कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है, इसलिए हमें प्रियम्बल पढ़ना है, ये तो फैक्ट है ही है। बिकॉज विदाउट हैविंग अ साउंड नॉलेज ऑफ प्रियम्बल, जब तक आपके पास प्रियम्बल की अच्छी पकड़ नहीं होगी आप कॉन्स्टिट्यूशन को आगे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दिस इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से संविधान की शुरुआत हो रही है। तो वो तो एक आपको एक एरिया है, वो तो एक रीजन है ही है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि आपको क्वेश्चन भी यहाँ से मिलते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी किए थे सैम्पल क्वेश्चंस में कि लास्ट ईयर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ हम डिस्कस और भी करेंगे आपके साथ। तो आप देखेंगे कि जो प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना, बहुत सिंपल वे में आते हैं, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। तो आप बहुत ईजिली, अगर मैं मानता हूँ सपोज करिए 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन अगर पूछे गए तो आउट ऑफ 3 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट ऑल 3 क्वेश्चन एंड यू कैन मार्क देम करेक्टली। आप उन्हें सही करके आ सकते हैं इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का जो टॉपिक है उसको समझना ही बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट जो है वो आप कोरिलेट कर ले जाएं। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि दिस इज द की टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट only qualifying prelims, because this should not be the aim of a student, that the aim of a student is just to qualify prelims. आपका उद्देश्य सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई होना नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य सिलेक्शन का होना चाहिए कि मुझे प्री मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए आपको सिविल सर्विसेज के सिलेबस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको हर एक सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसका जो ये एग्ज़ाम है इसको आप क्लियर कर पाएंगे। तो हम लोग आज से प्रियम्बल को डिस्कस करते हैं। आज हमारा जो सेशन है वो प्रियम्बल पर ही रहेगा। तो प्रियम्बल को अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि प्रियम्बल की जो शुरुआत होती है वो कुछ इस तरह से होती है, दैट प्रियम्बल स्टार्ट्स लाइक दिस, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का उद्देश्य रखते हैं। तो ये जो प्रियम्बल है आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया से, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ फैक्चुअल है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, उन्हीं को हमें आज डिस्कस करना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें डिस्कस करना है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रियम्बल को आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप प्रियम्बल को आप देख रहे हैं, डिस्कस पढ़ें अगर आप, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे इसी लाइन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया। वी द पीपल यूज हुआ है, वी द पर्सन यूज हुआ है, वी द सिटीजन यूज हुआ है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो टर्म है वो यूज हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के
लोग की बात की गई है, तो यहाँ पर पीपल वर्ड आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रियम्बल प्रस्तावना एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तैयार किया गया था। तो नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संवैधानिक सभा में, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रियम्बल। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमने प्रस्तावना के नाम से अपना लिया। तो जो आज हमारी प्रस्तावना है, जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, ये प्रियम्बल एक्चुअली में नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव था। इसका जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, इसकी आप पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे, तो यू विल फाइंड दैट दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन prepared by Pandit Jawaharlal Nehru, or you can say that presented by Pandit Jawaharlal Nehru in Constituent Assembly. तो उद्देश्य क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो प्रस्तावना है वो मुख्यतः क्या है। तो प्रस्तावना जो है वो मुख्यतः उद्देश्य प्रस्ताव है। अब पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव को संवैधानिक सभा में किसने पेश किया था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी को आगे चल के हमने नाम दे दिया, दैट इज नोन एज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना जो प्रियम्बल है हमारे संविधान की, इसको कहीं कहीं उद्देशिका भी लिखा जाता है, इसको उद्देशिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रियम्बल को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो जो कीवर्ड्स हैं उसको तो करते ही करते, साथ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स थे उन्हें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इज प्रियम्बल अमेंडेबल और नॉट, इफ अमेंडेबल, अगर उसमें संशोधन हो सकता है तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप संविधान के हिसाब से चलेंगे तो यू विल फाइंड दैट प्रियम्बल इज अमेंडेबल, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था केशवानंद भारती केस का। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा दैट प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब जब बात आ गई अमेंडमेंट की, संशोधन की, तो अमेंडमेंट करने का जो अधिकार है, जो राइट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट राइट लाइज विद द पार्लियामेंट। वो जो अधिकार है संशोधन करने का वो संसद के पास है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए प्रस्तावना में संशोधन कौन कर सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को होता है, संसद को होता है। तो यहाँ से हमने दो क्वेश्चन देखे, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, द आंसर इज यस, बिल्कुल किया जा सकता है। पूछा जाए कौन कर सकता है, द आंसर इज पार्लियामेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट, ये वर्डिक्ट किसमें दिया था, तो आंसर इज केशवानंद भारती केस में। प्रस्तावना में केशवानंद भारती केस से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट प्रियम्बल इज नॉट अमेंडेबल, प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वर्डिक्ट को चेंज किया और कहा दैट प्रियम्बल इज अमेंडेबल। अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका, हाउ मेनी टाइम्स प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड। तो प्लीज डू रिमेंबर, याद रखिएगा कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार। तो कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, तो आंसर है केवल एक बार। अब वो एक बार संशोधन कब हुआ था, तो आंसर है 42वां संशोधन 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इस प्रस्तावना में जो 42nd अमेंडमेंट में अमेंडमेंट हुआ, इसमें हमने प्रियम्बल में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और उस समय एक्चुअली में उस समय आपातकाल, इमरजेंसी जो है वो इंडिया में इम्पोज थी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू श्रीमती इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने प्रियम्बल में 3 वर्ड एड ऑन कर दिए, 3 शब्द जो दिए, जो आगे आएगा उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो इस 3 वर्ड के जुड़ जाने के बाद से प्रियम्बल में जो वर्ड्स थे वो चेंज हो गए, 3 नए वर्ड और एड ऑन हो गए जो एक्चुअली में ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे।
तो ये वो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब बहुत सिंपल है इन चीज़ों को ध्यान रखना। अमेंडमेंट पूछ देंगे तो आप अमेंडमेंट ध्यान रखिए, 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। पूछे कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो आंसर है सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है। सो हाउ मेनी टाइम्स प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड, द राइट आंसर इज 1। कभी कभी प्रियम्बल्स के टाइटल पूछ देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, इट इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को संविधान का कीनोट भी कहा जाता है, इट इज नोन एज द कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप ध्यान रखें, प्रियम्बल इज नोन एज द कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कीनोट भी कहते हैं। प्रस्तावना को हम लोग हॉरोस्कोप भी कहते हैं, इट इज नोन एज द हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की जन्म कुंडली कहा जाता है। प्रस्तावना को हम लोग की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये भी एरियाज है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रियम्बल इज नोन एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जब आप सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट आर्टिकल 32 इज ऑल्सो नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं पर इसको समझ लीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 32 इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Dr. Bhimrao Ambedkar described or referred Article 32 as heart and soul of the Constitution. अंबेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय का, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सिंपल सेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, द आंसर इज प्रियम्बल। लेकिन अगर क्वेश्चन डॉक्टर अंबेडकर जी से है, डॉक्टर अंबेडकर रिफर्ड to which part or to which article as the heart and soul of the constitution, सब रही, तब उस समय सही आंसर आपका होगा आर्टिकल 32। तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल को भी कहते हैं सोल, आर्टिकल 32 को भी कहते हैं सोल, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 32? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो वो हम लोग फिर आगे जब करेंगे डिस्कस ना फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक, तो उसमें डिस्कस होगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को कहा जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, इसको आप ध्यान रखें। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो एक बार। कौन करेगा अमेंडमेंट? पार्लियामेंट करती है। Parliament is authorized, or you can say that Parliament has the right to amend the preamble. क्या amendment Parliament जब करेगी तो it has full authority? No. As per the Supreme Court, संविधान ने लगा रखी है restrictions केशवानंद भारती केस में, that Parliament has the right to amend preamble, but not the basic structure. Basic structure नष्ट नहीं हो सकता। मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए चीजें यहीं सब क्लियर होती चलेंगी और यहीं से सब चीजें आपस में जुड़ती चलती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकती, कभी नहीं। सो प्लीज रिमेंबर, नॉट, नेवर। बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। आप संशोधन कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन पूछा था बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में, तो ध्यान रखिए इन केशवानंद भारती केस। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब्ड और गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन केशवानंद भारती केस। अब एग्जाम में पूछा जाए बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया, तो वहां पे आपको ढूंढने की या याद करने की ऐसी जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो शब्द है ये पहली बार केशवानंद भारती केस में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है, इवन प्रियम्बल में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो ध्यान रखेंगे आप कि प्रियम्बल के बेसिक पार्ट को टच नहीं किया जा सकता। और किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो आंसर है केशवानंद भारती केस। क्लियर यहां तक?
तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया आपके केशवानंद भारती केस में। प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ, प्रस्तावना में संशोधन हुआ। तो जब संशोधन हुआ तो कुछ कीवर्ड्स ऐड ऑन हो गए। अब ये कीवर्ड्स कौन कौन से थे जो ऐड ऑन हुए? तो मैंने आपको बताया कि 3 वर्ड जो थे, 3 वर्ड्स वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। अब 3 शब्द कौन कौन से थे जो ऐड ऑन हुए? जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशलिज्म, समाजवाद का कॉन्सेप्ट आया। फॉर एग्जाम्पल सेकुलर, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट आया। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रिटी, अखंडता शब्द हमने जोड़ा। तो ओरिजिनल प्रियम्बल को आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट दीज 3 वर्ड्स वर एब्सेंट। उस प्रियम्बल में, ओरिजिनल प्रियम्बल में 3 शब्द नहीं थे। देयर वाज नो वर्ड लाइक सोशलिज्म और सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। तो बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने ये 3 शब्द इनकॉर्पोरेट कर दिए प्रियम्बल में। एक वर्ड सोशलिज्म का, एक वर्ड सेकुलरिज्म का और एक वर्ड इंटीग्रिटी का। तो इन वर्ड्स की मीनिंग आती है, सीक्वेंसिंग आ जाती है। तो कुछ वर्ड्स जैसे सोशलिज्म से पहले आप देखेंगे तो आपको संप्रभुता वर्ड मिलेगा, सोवर्निटी वर्ड मिल जाएगा। तो सोवर्निटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो पहले यूनिटी था, अभी क्या हो गया? नाउ इट इज लाइक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इन वर्ड्स की मीनिंग आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम लोग इन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड हम लेते हैं, दैट इज सोवर्निटी, संप्रभुता। तो सोवर्निटी प्रियम्बल में आपको एक टर्म मिलेगा सोवर्निटी, और कहा गया था इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, भारत एक संप्रभु देश है। और वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु राष्ट्र या संप्रभु देश या संप्रभु राज्य बनाएंगे। तो जब हमने कहा कि हम लोग संप्रभु राज्य या संप्रभु देश बनाएंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संप्रभु देश? सोवरेन कंट्री का, सोवरेन स्टेट का क्या मतलब होता है? तो देखिए, सोवरेन कंट्री या सोवरेन स्टेट का जो मतलब है बेसिकली, और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, मैंने सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया हुआ है। तो सोवर्निटी का मतलब या सोवरेन कंट्री का मतलब ये होता है एक ऐसा देश, सच कंट्री विच इज फ्री, मतलब फ्री मतलब इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र है। विच इज अ फ्री नेशन, जो एक स्वतंत्र मुल्क है। एंड सेकेंड इज विच इज नॉट डिपेंडेंट, which is not dependent on any other country. क्लियर? एक ऐसा देश जो स्वतंत्र होगा, जो एक फ्री नेशन होगा, एंड विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री, जो किसी दूसरे देश के ऊपर या जो किसी बाहरी ताकत के ऊपर निर्भर नहीं होगा। तो अगर आप भारत पर इसको अप्लाई कर ले तो आप पाएंगे दैट इंडिया इज अ फ्री कंट्री, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, भारत एक स्वतंत्र मुल्क है। और जब आप स्वतंत्र होते हैं, व्हेन यू आर अ फ्री नेशन, व्हेन यू आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो फ्री नेशन को हमेशा 2 अधिकार मिल जाएंगे, 2 राइट्स मिल जाते हैं। वन इज दैट कंट्री विल हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू मेंटेन इट्स इंटरनल अफेयर्स एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब जो कोई देश स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि हम अपने देश के अंदर के मुद्दे, आंतरिक मुद्दे तथा बाह्य मुद्दे, एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी भी बाहरी ताकत का या दूसरे मुल्क का या दूसरी संस्थाओं का कोई दखल नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। Now, India is not bound to obey the rule of any third person or to obey the rule of any other nation or any outside organization. हम उसको फॉलो कर सकते हैं अगर वो हमारे राष्ट्र हित में है तो, और अगर वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, then India has a right to challenge that decision. तो भारत एक स्वतंत्र मुल्क है, इंडिया इज अ फ्री नेशन। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। जब हम फ्री नेशन हैं
तो हम अपने इंटरनल अफेयर्स को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र। इंडिया इज फ्री टू फॉलो इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आयोग कह देगा इंडिया इज फ्री टू मेंटेन ओनली इंटरनल अफेयर्स नॉट एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ओनली इंटरनल और ओनली एक्सटर्नल गलत, रॉन्ग, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब हो गया देश के अंदर, देश के अंदर जो भी मुद्दे होंगे वो हम खुद सॉल्व करेंगे। कोई भी इशू आप ले सकते हैं, भारत के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, वेदर इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और एनी अदर इशू फॉर दैट मैटर, तो वो इश्यूज, वो मैटर इंडियन गवर्नमेंट खुद मेंटेन करेगी, खुद उसको मैनेज करेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर का मतलब होता है हमारे फॉरेन रिलेशन, हाउ टू maintain foreign relation, how to maintain external affairs with any second country. Means that India has the right to decide whether to have a relationship with Pakistan or not, or to which extent we have to maintain relationship with Pakistan or China or any other country for that matter. तो बाहर, देश के बाहर हमारे क्या क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार हमारा है। देश के अंदर के क्या क्या मुद्दे हैं उसका भी निर्णय लेने का अधिकार हमारा है। तो जब हमें ये अधिकार मिल जाएगा तो वो देश क्या कहलाएगा, कहते हैं सोवरेन नेशन। हम जब स्वतंत्र हुए, हमारा संविधान जब इम्प्लीमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हो गया, तो हमने अपने देश को एक सोवरेन कंट्री के रूप में बनाया कि अब हमारे मैटर्स को गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी, खुद देखेगी। तो ये इसी चीज को हम लोग कहते हैं दैट इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। दूसरा पिलर जो सोवरेनिटी का होता है, दैट इज दैट इंडिया और एनी कंट्री विच इज अ सोवरेन कंट्री विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। अगर हम भारत को कहें कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु देश है, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, तो इसका दूसरा पिलर ये होता है कि इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। भारत किसी दूसरे मुल्क के ऊपर निर्भर नहीं है। दूसरे मुल्क के ऊपर निर्भर नहीं है का मतलब ये होता है कि हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्री के ऊपर नहीं होगी। मींस हम बाध्य नहीं हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन या उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। इंडिया इज हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद अमेरिका, और यू कैन से दैट विद रशिया और फ्रांस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो अमेरिका के किस बात को फॉलो करे, किसको ना फॉलो करे। तो हमें टोटल फ्रीडम मिली हुई है इस बात को लेकर। इस भारत के संविधान ने भारत सरकार को ये पूरी फ्रीडम दे रखी है कि आप दूसरे देश से कौन सी चीज को आप फॉलो करेंगे, कौन सी चीज को आप फॉलो नहीं करेंगे। ना इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूएनओ, एज यू ऑल नो। भारत यूएनओ का मेंबर है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, भारत डब्ल्यूटीओ का भी मेंबर है। लेकिन हम बाध्य नहीं है। अगर कोई भी डिसीजन विदाउट इंडियन कंसर्न लिया जाएगा या वो डिसीजन हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। इंडिया इज नॉट बाउंड टू फॉलो दैट डिसीजन। इसी का मतलब होता है दैट इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपसे सोवरेन कंट्री के बारे में पूछेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सोवरेन नेशन। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, व्हाट डू यू मीन। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है, या संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या होता है, या संप्रभुता का मतलब क्या होता है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेंगे, उससे आपको फाइंड आउट करना रहेगा। कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे बताओ इनमें से कौन सा मुल्क संप्रभु है। नेवर, आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। क्लियर। तो ये अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कंट्रीज को रटने लग जाइए, देखिए कौन सोवरेन है कौन नहीं है सोवरेन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन ऑन इंडिया, कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका क्या मतलब है और संप्रभुता का मतलब क्या होता है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है। एक बार हम फिर रिवाइज करा देते हैं। सोवरेनिटी मीन्स अ फ्री नेशन, एक स्वतंत्र मुल्क और एक ऐसा देश जो दूसरे देश के ऊपर या बाहरी ताकत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता,
ऐसे कंट्री को हम लोग बेसिकली सोवरेन कंट्री कहते हैं। यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी मिल जाएगा, इन चीजों का आप ध्यान रखिए, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड related to sovereignty. Now the first word is sovereignty. Now the next word is after sovereignty. Now the next important word in preamble is socialism, जिसको हम लोग हिंदी में समाजवाद कहते हैं। भारत को एक समाजवादी देश डिक्लेयर किया गया, हमने 42nd अमेंडमेंट में समाजवाद शब्द जोड़ा और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी पर हमने इसको फॉलो करने की, इसको इंडिया को बिल्डअप करने की कोशिश की। आज भी करते हैं, आज भी कहते हैं दैट इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिज्म, समाजवाद बेसिकली एक ऐसी विचारधारा होती है जहां पर हम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के कल्याण की बात करते हैं, स्पेशली योर फार्मर सेक्शन, स्पेशली योर वीकर सेक्शन, आपके जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, आपके वंचित वर्ग के लोग हैं, जो फीमेल्स हो गई, आपके जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गए, फार्मर्स हो गए, लेबर क्लास हो गया, हम बेसिकली इनके वेलफेयर की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हम समाजवादी देश नहीं थे, हम आज़ादी से पहले ही हमारे देश में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिलेगा। इन द आइडियाज ऑफ भगत सिंह यू विल फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी बहुत लीडर्स थे जिन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट किया, और बहुत बड़े बड़े और बहुत फेमस लीडर्स हुए, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हों, चाहे वो आपके लोहिया जी हों, तो बहुत फेमस लीडर्स रहे जिन्होंने सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म नहीं ऐड ऑन हुआ, बट फिलोसफी में तो था ही, इट वाज इन फिलोसफी, बट दिस वर्ड वाज नॉट रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन राइटिंग यू विल नॉट फाइंड दिस वर्ड कि हाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस वर्ड को प्रियम्बल में एड ऑन कर दिया, दैट नाउ it is going to be binding on the government, whether that is the central government or the state government, to make such policies which is of socialistic in nature. Means government is not bound to look after the deprived section of the society or the weaker section of the society, and government should make policies that should aim at welfare of these sections. तो जब हम समाज के वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण की बात करते हैं तो उसी को हम लोग बेसिकली समाजवाद का रूप देते हैं। समाजवाद जो विचारधारा है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो समाजवाद का मतलब ये होता है मुख्यतः कि देश के अंदर जो संसाधन होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे, उनके ऊपर किसी एक वर्ग का या उनके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब हम क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, जब आप क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे तो आप हमेशा दो ऐसे वर्गों के बीच संघर्ष देखेंगे होते हुए जिनमें एक हैव्स होगा, एक हैव नॉट्स होगा। मतलब अगर सोसाइटी में, अगर समाज में वर्ग संघर्ष हो रहा है तो एक तरफ ऐसा वर्ग होगा जो हैव्स होगा, तो एक तरफ ऐसा वर्ग होगा जो हैव नॉट होगा। ये जो हैव्स होंगे ये पावरफुल होंगे, इनका अधिकार होगा संसाधनों पर, और जो हैव नॉट्स होते हैं ये डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग होते हैं। तो सोसाइटी का जो रिसोर्स है, जो संसाधन है देश का, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे, और आजादी की लड़ाई में भी हमारी यही कल्पना थी। दिस वॉज द बैकबोन, दिस वॉज द आइडिया that after getting independence which type of a nation or which type of a country we are dreaming of, हम किस प्रकार के देश का निर्माण करना चाहते हैं आज़ादी के बाद। तो हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे, एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो बेसिकली इक्वल हो, जहाँ पर सोसाइटी हैव्स और हैव नॉट्स में ना बटा हो, जहाँ पर रिसोर्सेस पर अधिकार किसी एक प्राइवेट प्लेयर का नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर का संसाधनों पर कंट्रोल होगा तो हैव्स जो हैं वो हैव नॉट्स का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, शोषण करेंगे। एंड सोशलिज्म इज अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन। समाजवाद किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध है। इसीलिए आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में भी आपको इसका जो कनेक्शन है वो दिखेगा। जब हम कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो जब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो दैट टॉक्स अबाउट सोशलिज्म। वो समाजवाद की बात करता है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण ना करे। तो हम सोशलिस्टिक कंट्री की बात करते हैं, तो हमने भी समाजवाद में यही चीजें रखी कि ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, कि संसाधनों पर कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा और सरकार जो होगी वो बेसिकली संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करेगी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। तो हम इक्वालिटी देने की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करते हैं, जिससे कोई व्यक्ति या कोई वर्ग इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो गरीबों का शोषण करे, गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन करे। तो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म को अगर आप देखेंगे तो बहुत फेमस थिंकर आपको मिलेंगे। कार्ल मार्क्स का नाम शायद आपने सुना होगा। तो कार्ल मार्क्स का नाम समाजवाद से जुड़ जाता है कि कार्ल मार्क्स की तरफ से ये विचारधारा दी गई समाजवाद की। लेकिन हमारा जो सोशलिज्म है, जो लक्ष्य हमने रखा है कि भारत को हम समाजवादी लाइन पे बनाएंगे, ये बेसिकली हम गांधीयन सोशलिज्म की बात करते हैं। इंडिया फॉलोज गांधीयन सोशलिज्म, नॉट मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात नहीं करते। यही डिफरेंस है इंडिया और चाइना में। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, गांधीयन सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है हम सोसाइटी में इक्वालिटी लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं। Establishing socialism is a type of bringing change in society. समाजवाद लाने का मतलब है कि हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। आजादी के बाद जब हमने ये कल्पना की, आजादी से पहले समाज कुछ और था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, सामंतवादी लोग थे, जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। आजादी के बाद हमने जमींदारी प्रथा एबॉलिश कर दी, ब्रिटिशर्स चले गए, अब हमको एक समाज बनाना है इक्वालिटी का। नो दैट इज अ टाइप ऑफ चेंज। अब उस चेंज को लाने का जो रास्ता होगा हमारा, दैट शुड बी डेमोक्रेटिक। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये परिवर्तन लाएंगे, ये चेंज लाएंगे। नो डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज योर गांधीयन फिनोमिना और गांधीयन स्टेप, यू कैन से दैट। Now what is Gandhian step? Peaceful demonstration, no violence, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई मारपीट नहीं, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह। जब हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, दैट मीन्स दैट वी वांट अ चेंज इन सोसाइटी, बट दैट चेंज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड और वी वांट टू अचीव दैट चेंज थ्रू अ पीसफुल मेथड, थ्रू अ गांधीयन मेथड। दैट इज द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम सत्याग्रह से, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, मार काट नहीं, लड़ाई पीट नहीं। जब हम कहते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म, तो हम चाइना की बात करते हैं, माओ से तुंग की बात कर लेते हैं, नक्सलवादियों की बात करते हैं। तो ये माओवादी, ये नक्सलवादी, ये भी समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन इनके समाज का जो परिवर्तन है, समाज में परिवर्तन लाने का जो रास्ता है, दैट इज जस्ट अगेंस्ट, और यू कैन से दैट जस्ट अपोजिट ऑफ गांधीयन फिलोसफी। तो हम गांधीयन फिलोसफी की बात करते हैं। इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दैट इंडिया इज अ सोशलिस्टिक कंट्री, या सोशलिज्म से रिलेटेड आ गया लाइन लिख करके, उसमें लिखा हुआ दैट इंडिया फॉलोज मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, देन दैट इज रॉन्ग। इंडिया फॉलोज गांधीयन सोशलिज्म। क्लियर? तो इसको आप प्लीज ध्यान रखेंगे
कि भारत जो है वो गांधीयन समाजवाद को फॉलो करता है। गांधीयन समाजवाद जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसी को हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद का मतलब होता है इक्वालिटी लाना, समानता के आधारित समाज बनाना, एक ऐसी सरकार जिसके पास सारे संसाधन उसी के अधीन रहें, और गवर्नमेंट का ये काम होगा कि वो पब्लिक के बीच में उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे, इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे कोई एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ना हो, सबको बराबर से मौका मिल सके। तभी हम एक ऐसे सोसाइटी को एस्टैब्लिश करेंगे जहां पर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट वर्ड जो आपको प्रियम्बल में मिलता है आफ्टर सोशलिज्म, दैट इज सेकुलरिज्म, जिसको हम लोग पंथ निरपेक्ष कहते हैं हिंदी में। ये जो टर्म है सेकुलर, ये टर्म भी प्रियम्बल में बाद में जुड़ा था। अब कब जुड़ा ये टर्म, तो मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये टर्म जोड़ा गया, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो टर्म है, हमने भारत को एक ऐसा मुल्क बनाने की कल्पना की जहां सरकार धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करे। कोई भेदभाव ना करे मतलब गवर्नमेंट की नजरों में, सरकार की नजरों में सभी धर्म बराबर होंगे, और ये गवर्नमेंट का कर्तव्य होगा, इट विल द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन ऑफ द नेशन। सर्वधर्म संभाव जिसे कहते हैं, मतलब हम एक ऐसे देश की कल्पना करना चाहते हैं या एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां सभी धर्म एक समान रूप से रह सके, सारे धर्मों को एक इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले, धर्म के आधार पर सरकार कोई भेदभाव ना करे। जब आप एक ऐसे मुल्क की बात करते हैं तो उसी को हम लोग बेसिकली सेकुलर कंट्री कहते हैं, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको धर्म निरपेक्ष भी किताबों में लिखा रहता है, बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप चलेंगे तो द राइट वर्ड इज दैट इज पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश में हमको एक ही टर्म मिलता है, दैट इज सेकुलर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सेकुलर का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे सेकुलर का मतलब क्या है। सेकुलर का मतलब नास्तिक होना नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट इंडिया इज अगेंस्ट रिलीजन और इंडिया डज नॉट बिलीव इन गॉड। हम भगवान में विश्वास नहीं करते, हम अल्लाह में विश्वास नहीं करते, ऐसा नहीं है। और भारत एक नास्तिक मुल्क है, ऐसा भी नहीं है। हमने रिलीजन एक इंडिविजुअल मैटर बना दिया, हमने धर्म एक व्यक्ति को दे दिया। हमने कहा धर्म का अफेयर आप देखिए, सरकार नहीं देखेगी। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस धर्म को फॉलो करें, कैसे पूजा करें, कैसे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन, अपॉन एन इंडिविजुअल। इट्स एन इंडिविजुअल मैटर, नॉट द स्टेट मैटर। ये राज्य का कर्तव्य नहीं है, ये राज्य का विषय नहीं है। संविधान ने ये विषय जनता को दे दिया, पब्लिक को दे दिया कि आप जो धर्म फॉलो करना चाहते हैं आप उस धर्म को फॉलो करिए। कैसे त्यौहार मनाना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, ये आपका मैटर है। आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, नहीं करते, सब आपका ऊपर। आप नहीं करते, आप नास्तिक हैं, यू आर एन अथीस्ट पर्सन, तो बीइंग एन अथीस्ट पर्सन इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अथीस्ट है, जो ईश्वर के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता, इसका मतलब नहीं है कि पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी या राज्य के विरुद्ध उसने कोई काम कर दिया या राज्य उसको जेल भेजेगा, वो भी आपका अधिकार है। तो सेकुलर का मतलब यही हो गया कि हम एज अ स्टेट इतना काम करेंगे कि हम आपको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहां जितने प्रकार के धर्म भारत में रहते हैं वो एक साथ को एग्जिस्ट कर सके। दे कैन लिव टुगेदर इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, को एग्जिस्टेंस, सर्वधर्म संभाव जिसे कहते हैं। तो हम सर्वधर्म संभाव की फिलॉसफी पर चलते हैं, इसी को सेकुलर कहा जाता है। और इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, नो डाउट इन दैट। ठीक, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप प्लीज ध्यान रखेंगे। 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा था ये 1976 में। तो हमने 3 वर्ड डिस्कस किए, वन इज योर सोवर्निटी, सेकेंड इज योर
सोशलिज्म, एंड थर्ड इज योर सेकुलरिज्म और अ सेकुलर कंट्री। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड आफ्टर सेकुलर, तो नेक्स्ट वर्ड जो आप पाएंगे सेकुलरिज्म के बाद, तो आप देखेंगे टर्म लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नॉट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नॉट डेमोक्रेटिक का मतलब डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र है भारत, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कहते हैं। India has the largest population in the world after China, and we are largest democracy, or you can say that India is the largest democratic country in the world. तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो देखिए डेमोक्रेसी का मतलब ये है, क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम, यूनिट, गवर्नमेंट, पावर। तो क्रेसी मीन्स सिस्टम, or you can say the government, or you can say the power. Now the government derives the power to rule from demo. Clear? तो डेमो का मतलब होता है पब्लिक, जनता। ये जो सरकार है, सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है शासन करना। What is the function of the government? Prime function of the government? To rule. जिस मुल्क में सरकार को ये अधिकार मिल जाए कि वो रूल कर सकती है, और रूल करने का अधिकार उसको जनता से मिले, तो वो क्या कहलाएगी? डेमोक्रेसी। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये है कि हमारे देश में सरकार को ये अथॉरिटी कि आप 5 साल शासन करेंगे, ये हर इलेक्शन के बाद होता है। हर 5 साल पे इलेक्शन होता है हमारे देश में, और हर 5 साल के इलेक्शन के बाद ये तय होता है दैट विच पार्टी और विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू रूल एट द सेंटर, इन द स्टेट, इन द विलेजेस। तो हमने तो डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी अपना रखा है भारत में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतने ब्रॉड वे में जाके सोचा कि हमने डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी को अपनाया कि केंद्र की सरकार भी चुनी जाएगी, राज्य की सरकार भी चुनी जाएगी, और गांव की सरकारें जो होती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो भी चुनी जाएगी। हम गांव के व्यक्ति को एम्पावर करना चाहते थे। हम जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको पॉलिटिकली एम्पावर करना चाहते थे कि उनके पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए कि वो अपनी सरकार को चुन सके। तो जिस मुल्क में सरकार चुनी जाएगी, और सरकार चुनी जाएगी किसके थ्रू? पब्लिक के थ्रू, वहां के नागरिकों के थ्रू, तो वो सिस्टम क्या होगा? डेमोक्रेटिक होगा। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या हो गया कि जो सरकार होती है वो जनता के थ्रू चुनी जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। सरकार के थ्रू जो देश है वो चलता है, और सरकार जो होती है वो पब्लिक के थ्रू चुनी जाती है। अब यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड मान लीजिए क्वेश्चन बना, अब उसमें आ गया इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स that the prime minister in India is elected, the president in India is elected, फिर आ गया the government in India is elected. So the right option क्या होगा इसमें? If we have to find the answer of democratic country, तो देखिए हमारे देश में प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है, इसका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। क्लियर? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे क्या इनडायरेक्ट होता है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। सो द राइट ऑप्शन इज दिस वन। जब हम कहेंगे डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब सरकार से होता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से नहीं होता। अब इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अमेरिका इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट आप देखें यहाँ सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं, वहां पे सरकार राष्ट्रपति चलाते हैं अमेरिका में। तो अगर हम कहेंगे कि दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, तो हमारे देश में तो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, तो कॉन्सेप्ट तो सही हुआ ही नहीं। तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ये है
कि वो मुल्क जहां सरकारें चुनी जाती हैं, जहां गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, और जहां गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं होगी वहां डिक्टेटरशिप होगी, ऑटोक्रेसी होगी, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। आउट ऑफ दोज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट द बेस्ट वन इज योर डेमोक्रेसी। इसीलिए आज़ादी के बाद हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया कि हम ब्रिटिशर्स से अधिकारों की मांग कर रहे थे, और जब हम आज़ाद हुए तो हमने जनता को अधिकार दिया कि आपको अधिकार होगा कि आप अपने देश की सरकार को चुने। तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा आप कि डेमोक्रेसी का जो मतलब होता है उसका मतलब है कि सरकार जो होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। अब सरकार हमारे क्या 5 साल की होती है, अमेरिका में 4 साल की होती है, अलग अलग देशों में अलग अलग टर्म। हमारे क्या 5 ईयर की गवर्नमेंट होती है, चाहे सेंटर में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। जैसे 2022 में यूपी विधानसभा के इलेक्शन, फिर 2024 में आप देखेंगे भारत में लोकसभा के इलेक्शन। तो जो इलेक्शंस होते हैं ये इलेक्शन बेसिकली दे आर, और दीज इलेक्शंस आर बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन से दैट, ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र के उदाहरण हैं, ये प्रूव करते दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज रिपब्लिक। कहते हैं भारत एक गणराज्य है, इंडिया इज अ रिपब्लिक। नो, भारत एक गणराज्य है, इंडिया इज अ रिपब्लिक। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने रिपब्लिक सिस्टम फॉलो किया, हमने मोनार्की नहीं फॉलो किया, हमने राजशाही नहीं लिया, हमने बेसिकली रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया। राजशाही का मतलब होता है एक परिवार का ही शासन होगा देश के ऊपर, जैसे ब्रिटेन है, जैसे नेपाल था, राजशाही था। बाद में नेपाल को भी आप देखेंगे तो वो भी, उसने भी अपने आप को रिपब्लिक में कन्वर्ट कर लिया। ब्रिटेन में आप पाएंगे आज भी क्वीन को आप देखेंगे, वहां पर महारानी को आप देखेंगे, तो ये मोनार्की होती है। हम जब आजाद हुए तो हमने मोनार्की को फॉलो नहीं किया, हमने रिपब्लिक को फॉलो किया। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि एक कंट्री होगा, सपोज के फॉर एग्जांपल हमने इंडिया का एग्जांपल लिया, दैट इफ इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, तो इस कंट्री का एक हेड होगा, हेड ऑफ द कंट्री। क्लियर? देखिए, एक हेड ऑफ द कंट्री और एक होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों अलग अलग हैं भारत में। इंडिया में एक होगा हेड ऑफ द कंट्री, एक होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में हेड ऑफ द कंट्री जो होता है राष्ट्राध्यक्ष, वो प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जो ये हेड ऑफ द कंट्री है हमारे देश में, राष्ट्राध्यक्ष, इस राष्ट्राध्यक्ष का इलेक्शन होगा। तो आप देखेंगे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे देश में इलेक्ट होते हैं। डजंट मैटर प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन होना चाहिए। जब हमने कहा इलेक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स कि हमारे देश में जो हेड ऑफ द कंट्री होगा उसका कोई हेरेडिटरी रूल नहीं होगा। हेरेडिटरी रूल का मतलब होता है हमारे देश में अब कोई वंशानुगत शासन नहीं चलेगा, जैसे आजादी से पहले चलता था। जब हमारे देश में प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हुआ करते थे, राजशाही होती थी, राजे महाराजे हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते, मराठा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, आपका साउथ इंडिया में सातवाहन साम्राज्य, तो चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, तो अलग अलग साम्राज्य थे भारत में। तो आप देखेंगे इन साम्राज्यों में आप देखेंगे हेरिटरी रूल होता था, फादर के बाद उसका सन, फिर सन, फिर सन, इस तरह से। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। हमने कहा अब हमारे देश में कोई हेरिडिटरी रूल नहीं होगा, वंशानुगत शासन नहीं होगा। वंशानुगत शासन नहीं होगा, दैट मीन्स किसी एक फैमिली का रूल प्रेसिडेंट के पद पर नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट का पद फ्री होगा, इट विल बी ओपन टू ऑल। राष्ट्रपति का जो पद है वो सबके लिए खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति भारत के इस हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंच सकता है। प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, पहला नागरिक माना जाता है भारत के राष्ट्रपति को।
इस हाईएस्ट पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, इस पे मोनोपोली नहीं है किसी एक परिवार की, किसी फैमिली की। बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर हैविंग द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो हमने अमेरिका के कॉन्सेप्ट को या वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज के इस कॉन्सेप्ट को अपनाया कि जहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष है वो इलेक्ट होगा। तो हम जस्ट ब्रिटेन से अपोजिट हो गए। ब्रिटेन में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है या होती है वो क्वीन है, और क्वीन का जो पद है वहां पर वो हेरिडिटरी है। इसीलिए आप देखेंगे ब्रिटेन जो है वो एक मोनार्की है, एक मोनार्कियल सिस्टम को फॉलो करता है। इट्स नॉट, ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका एक रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि अमेरिका में जो हेड ऑफ द कंट्री होता है दैट इज द प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन होता है। और अमेरिका में हेड ऑफ द कंट्री और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। हमारे देश में ये दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। सरकार को चलाने का काम प्रधानमंत्री का है, और राष्ट्र के मुखिया के रूप में काम करने का जो अधिकार है दैट इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष का या किसी भी देश के हेड ऑफ द कंट्री का इलेक्शन होगा, सो दैट मीन्स दैट कंट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक। दैट कंट्री फॉलोज द सिस्टम ऑफ रिपब्लिक। तो इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि रिपब्लिक का मतलब है कि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है, और राष्ट्राध्यक्ष कौन है भारत में? प्रेसिडेंट। इनका इलेक्शन होता है इसीलिए हम रिपब्लिक। इनका इलेक्शन होता है इसलिए हम डेमोक्रेसी नहीं है। हम डेमोक्रेसी इसलिए हैं बिकॉज गवर्नमेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया। हमारे देश में सरकार चुनी जाती है। तो जिन मुल्कों में गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, दोज कंट्रीज आर बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वेदर इंडिया और अमेरिका और ब्रिटेन। जिस देश में राष्ट्रपति हेड ऑफ द कंट्री इलेक्ट होंगे वो रिपब्लिक है। अमेरिका में देखिए राष्ट्रपति इलेक्ट होता है, अमेरिका में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट भी चला रहे हैं और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री भी है। तो अमेरिका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अमेरिका भी है कि वहां पे भी डेमोक्रेसी है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनका इलेक्शन होता है, और वो राष्ट्राध्यक्ष हैं इसलिए वो रिपब्लिक है। तो इंडिया को कहा जाता है दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अमेरिका को कहते हैं दैट अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक वर्ड हमने डिस्कस किया सोवर्निटी, दूसरा वर्ड डिस्कस हो गया हमारा सोशलिज्म, फिर हुआ सेकुलरिज्म, फिर डेमोक्रेसी और फिर रिपब्लिक। ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं, उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर वर्ड पे हम लोग पहुंचे हैं और नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं प्रियम्बल का। कुछ वर्ड्स हमने आपके साथ डिस्कस किए प्रियम्बल के लिए जो आपको याद रखना है, जहाँ से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी मिलता है। कौन कौन से वर्ड हमने डिस्कस किए? सोवर्निटी डिस्कस किया हमने, सोशलिज्म डिस्कस किया हमने, सेकुलरिज्म डिस्कस किया हमने, डेमोक्रेसी डिस्कस किया हमने और रिपब्लिक। अब जो वर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रियम्बल के, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब हो गया न्याय, लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता, इक्वालिटी का मतलब समानता, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व। लास्ट ईयर के अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको लास्ट ईयर ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीलिम्स में मिलेगा कि प्रियम्बल में कितने टाइप की लिबर्टी डिस्कस की गई है। तो आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड इतना कैची होना चाहिए कि वो तुरंत एज्यूम कर ले कि अगर लिबर्टी पूछ लिया है तो आने वाले ईयर्स में, आने वाले प्रीलिम्स के एग्जाम में हमसे पूछ सकता है कितने टाइप के जस्टिस हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन मेंशन्ड इन प्रियम्बल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, या सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या। तो हम इन्हीं वर्ड्स को ओपन कर रहे हैं वन बाय वन।
इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी हैं, इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट जस्टिस, तो जब प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है, जस्टिस का उल्लेख किया गया है। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब प्रस्तावना कहती है, प्रियम्बल टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। It means that it shall be the duty of the government, both at the center and in the state, to provide justice to the citizens of India. Now, to provide justice to the citizens of India or to the people of India means what? Means this is the duty, or this is binding on the government, that government should work to maintain or to implement social justice among all its citizens, economical justice and political justice. प्रस्तावना संविधान सरकार के ऊपर ये बाध्य करता है, सरकार का ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों, अपने लोगों के बीच में 3 प्रकार के न्याय की स्थापना करे। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, आर्थिक का मतलब क्या और राजनीतिक का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल? राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होगा? तो पहले हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की हम लोग बात करते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है, सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि संविधान का ये उद्देश्य है, दिस इज द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू एस्टैब्लिश सोशल इक्वालिटी अमंग ऑल इट्स सिटीजन्स, to maintain social justice in the society. सोशल जस्टिस का मतलब ये हो गया कि हम समाज को एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, मतलब सामाजिक स्तर पर जो भी डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं उन्हें हम दूर करें। और ये सरकार का कर्तव्य होगा कि हर व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के बीच में सामाजिक न्याय रहे। जैसे आज़ादी से पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सोशल डिस्क्रिमिनेशंस बहुत होते थे कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, रिलीजन के लोगों को, कास्ट के लोगों को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं है, या शादी समारोह उनके यहाँ दूसरे टाइप के होते थे। मतलब सामाजिक असमानता थी, कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटी था हमारे सोसाइटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब प्रियम्बल लिखा, जब संविधान लिखा, तो हमने इसी चीज को खत्म करने की बात की, दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन इंडिया। और इस बात को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, जनता के ऊपर भी है। बट लॉ, जहां तक लॉ की बात होगी ना, लॉ इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट ही करेगी। तो गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट की एजेंसीज को इस बात को देखना होगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि जनता के बीच में, लोगों के बीच में सोशल जस्टिस मेंटेन हो। सोशल जस्टिस मेंटेन हो, इसीलिए आप देखिए हमारे देश में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, टू मेंटेन सोशल जस्टिस मीन्स सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। इसी तरीके से हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब भी यही है कि हम सबको इकोनॉमिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। मतलब हमारे देश में अमीरी गरीबी का जो भेदभाव है उसको हमें खत्म करना है। हमारे देश में आर्थिक आधार पे जो भेदभाव होता है उसको हमें खत्म करना है। सबको मौका मिलना चाहिए भारत में अर्न करने का, लिवलीहुड का। हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है राइट टू वोट, सरकार को चुनने में आपके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना। ब्रिटिशर्स से पहले आप देखेंगे जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो हमारे देश में पॉलिटिकल जस्टिस नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था, जिनको हम सरकार को चुनने में पार्टिसिपेशन नहीं देते थे। स्पेशली जो लोअर क्लास के या लोअर सेक्शन हुआ करते, जैसे फीमेल्स वगैरह हो गई। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने पॉलिटिकल जस्टिस की बात कही। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, सबको अधिकार होगा कि वो भारत के लोकतंत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। सबको वोट देने का राइट है, सबको भारत में हाईएस्ट पोस्ट पर जाने का अधिकार है। तो पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात करते हैं।
और पॉलिटिकल जस्टिस की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी की कि अगर हम वीकर सेक्शन को पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं करेंगे, जब तक उनको हम ये अधिकार नहीं देंगे, जब तक हम एक गरीब व्यक्ति को, एक कमजोर वर्ग को ये अधिकार नहीं देंगे कि वो देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके, तब तक हम एक सशक्त भारत का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने पॉलिटिकल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने की बात कही। तो 3 प्रकार के न्याय की बात होती है संविधान में, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर देयर इन प्रीएम्बल, द आंसर इज 3। पूछे कौन कौन सा, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज लिबर्टी। मैंने आपको बताया ही कि लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के पेपर को अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, that how many types of liberty has been there in your preamble. So how many types of liberty is there in preamble? The liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith and liberty of worship. So there are 5 types of liberty in your preamble, 1, 2, 3, 4 and 5. तो liberty of thought का मतलब क्या हो गया? आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र बनाने की कल्पना की। हमने एक ऐसे राष्ट्र को बनाने की बात सोची, हम एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होगा, हर एक व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार होगा, लिबर्टी ऑफ थॉट होगा। आप देखिएगा यही चीज हमको फंडामेंटल राइट्स पे भी मिलती है। जब हम फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम को पढ़ते हैं, जब आप फ्रीडम वाला फंडामेंटल राइट देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 वगैरह जब आप देखेंगे तो आप उसमें फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात करते हैं कि हम भारत में ये स्वतंत्रताएं लोगों को दी गई हैं। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता। तो जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब ये हो गया कि मुझको ये अधिकार है, मैं स्वतंत्र हूं किसी भी चीज पर, कोई भी चीज सोचने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मेरे ऊपर किसी का कोई राय जो है वो डोमिनेट नहीं कर सकता, मेरे ऊपर किसी का राय जो है मुझे प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि मैं किसी भी चीज को इसी तरीके से देखूं। आई कैन हैव माई ओन थॉट ऑन एनी पर्टिकुलर इवेंट और ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग। इसी तरीके से लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अब आपको सोचने का अधिकार दिया गया कि आप स्वतंत्र हैं किसी भी बात पर अपनी राय रखने के लिए, आपके अपने विचार हो सकते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार ही यही है, सबसे बड़ा पिलर ही यही है कि मुझे अपने विचार रखने का अधिकार होता है। जब मुझको थॉट रखने का अधिकार है, विचार रखने का अधिकार है, तो उसको एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है, अभिव्यक्ति। तो आई हैव द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, मैं कहीं बोल सकता हूं, मैं अपनी बात रख सकता हूं। एक्सप्रेस मुझको बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। बिलीफ का मतलब हो गया विश्वास, मतलब मुझे ये स्वतंत्रता है कि मैं जिस किसी भी चीज में चाहूं उसमें उसकी मैं उपासना कर सकता हूं, उसकी मैं पूजा कर सकता हूं, उसमें मैं बिलीफ कर सकता हूं। तो लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। मुझे सरकार बाध्य नहीं कर सकती कि नहीं आपको इसी धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं आपको इसी ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी, नहीं आपको इसी तरह से उपासना करनी पड़ेगी। तो भारत का प्रत्येक नागरिक इन स्वतंत्रताओं को, इन लिबर्टीज को ग्रहण करता है, धारण करता है कि आप अपने विचार रख सकते हैं, उन्हें अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपको बिलीफ, आपको विश्वास का की स्वतंत्रता है, आपको उपासना की स्वतंत्रता है, आपको पूजा पद्धति को अपने हिसाब से मानने की स्वतंत्रता है। तो इसको आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन रिपीट होता है कि कितने टाइप की लिबर्टी है, तो प्लीज डू रिमेंबर दैट वी हैव 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टीज, 3 टाइप ऑफ जस्टिस। अगर ये सीक्वेंस में भी रखने को आ जाए तो ऐसे ही रखिएगा। सबसे पहले लिबर्टी ऑफ थॉट, फिर लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, फिर लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप।
फिर नेक्स्ट आता है वर्ड दैट इज इक्वालिटी। अब प्रस्तावना समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है ना। इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया? समानता। हमने आपको बताया कि भारत एक समाजवादी देश है, हम एक सोशलिस्ट कंट्री में रहते हैं, और सोशलिस्ट कंट्री का उद्देश्य का एम ही यही होता है, हमको एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना है, हमको एक ऐसा समाज बनाना है जो समता मूलक समाज होगा। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो संविधान के प्रस्तावना वाले पार्ट में इक्वालिटी, देखिए दो टाइप की इक्वालिटीज हैं। वन इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड सेकेंड इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने के लिए हमें मौलिक अधिकार में भी इक्वालिटीज दी गई हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार को आप देखेंगे तो आप पाएंगे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक आपको समानता का ही अधिकार दिया गया है। चाहे आर्टिकल 14 में हो विधि के समक्ष समानता, चाहे आर्टिकल 15 में भेदभाव को रोकने की बात की गई हो, चाहे आर्टिकल 16 में अवसर के समानता की बात कही गई, या आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात है, और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू हम सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं। इसी तरीके से प्रियम्बल में हमने कहा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब ही यही हो गया कि ये संविधान कह रहा है कि ये सरकार का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि सरकारें, राज्य अपने नागरिकों के बीच में अवसर की समानता को स्थापित करे। मतलब किसी को ज्यादा अवसर मिल रहा है किसी चीज में, किसी को कम अवसर मिल रहा है किसी चीज में, ये नहीं, इससे भेदभाव पैदा होगा। तो जितने अवसर हमको मिल रहे हैं उतने ही अवसर आपको भी मिलने चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और सबको स्टेटस की भी समानता होगी। मतलब कहने का ये है कि सरकार जितनी सुविधाएं हमको दे रही है, मतलब सरकार अपने नागरिकों के बीच में सुविधाओं को देने के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगी। जो गरीब वर्ग है, जो हमारे देश में वीकर सेक्शन है, जो हमारे देश में डिप्राइव्ड क्लास है, उनके लिए सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं, विशेष प्रावधान किए जा सकेंगे, जिससे कि जो सोसाइटी में अप एंड डाउन था समाज में, उसको सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं दूर किया जा सके। जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, हम उसको अपलिफ्ट करेंगे, अपलिफ्ट करके हम इक्वालिटी मेंटेन करेंगे। तो हमने इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही। प्रियम्बल के इस फिलॉसफी को अगर आप देखेंगे तो हमने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। सरकारों का ये कर्तव्य है कि सरकारें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो फंडामेंटल राइट है उसको इम्प्लीमेंट करें, और सरकार इस बात का भी ध्यान रखती है कि फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए किसी का। इसीलिए ऐसी पॉलिसीज हमको बनानी पड़ती हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट कर सकें। अब बात आई फ्रेटर्निटी की, बंधुत्व की। बंधुत्व का मतलब एक तरीके से अगर आप देखें तो वसुदैव कुटुंब की बात है। वसुदैव कुटुंब का मतलब हो गया ब्रदरहुडनेस की बात है। ब्रदरहुडनेस का मतलब ये हो गया कि हम अपने इस पूरे देश को, अपनी इस पूरी दुनिया को एक फैमिली मानते हैं, और हम मानते हैं कि इस भारत का जो निवासी है वो एक परिवार का सदस्य है। और सरकार ने या प्रियम्बल ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि ये सरकार का कर्तव्य है, ये हमारा और आपका भी कर्तव्य है कि हम आपस में बंधुत्व की भावना को स्प्रेड करें, उसका प्रचार प्रसार करें, जिससे हमारे बीच ब्रदरहुडनेस की फीलिंग जो है वो जनरेट होनी चाहिए। ऐसा फील होना चाहिए जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों की फीलिंग्स को जनरेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, तभी आप राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जब हमारे बीच में यूनिटी होगी तभी इंटीग्रिटी होगी। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ना यूनिटी और इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया? अखंडित राष्ट्र मींस भारत एक ऐसा मुल्क है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता,
जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डिवीजन नहीं हो सकता। जो 1947 में डिवीजन हुआ, अब भारत का डिवीजन नहीं हो सकता। तो हमने बाद में सब प्रियम्बल में हमने एक टर्म जोड़ दिया, दैट इज इंटीग्रिटी। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रिटी वर्ड जो है ये बाद में एड ऑन हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। 3 वर्ड जुड़े थे, उन्हीं 3 वर्ड्स में एक वर्ड था इंटीग्रिटी। ओरिजिनल प्रियम्बल में केवल वर्ड यूनिटी ही था, बट जस्ट टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू यूनिटी, just to give more strength to unity, just to consolidate the term unity, the term integrity was added. Integrity शब्द से, अखंडता शब्द से एकता शब्द को और मजबूती मिल जाती है। एकता और अखंडता, एकता और अखंडता का मतलब है कि राष्ट्र एक है, ये हम मैसेज देने की कोशिश करते हैं, वी आर वन। लेकिन हम जब कह देते हैं इंटीग्रेटेड, इंटीग्रिटी, तो इसका मतलब ये हो गया दैट इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड कंट्री, इंडिया कैन नॉट बी ब्रोकन अप, इंडिया कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड, भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, भारत का विभाजन नहीं हो सकता। तो हम एक मैसेज देते हैं दैट इंडिया इज वन। राष्ट्र जो है हमारा, हम कैसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि हम एक अखंडित राष्ट्र में रहते हैं, हम एक अखंडित राष्ट्र की जो है वो कल्पना लेकर के आगे चले हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि ये टर्म जो था वो शुरुआत में नहीं था, बाद में इसको हमने ऐड ऑन किया। तो इस तरीके से ये वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जस्टिस कितने टाइप का? 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल मतलब क्या हो गया? सामाजिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, न्याय, सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है हमको। आर्थिक आधार की, आर्थिक न्याय की स्थापना करनी है हमको। राजनीतिक न्याय की स्थापना करनी है हमको। हमें इन 5 लिबर्टीज को इम्प्लीमेंट करना है, उसको प्रमोट करना है। एक व्यक्ति को लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ और लिबर्टी ऑफ वर्शिप होना चाहिए। मतलब व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने विचार रख सकता है, वो अपने विचार प्रकट कर सकता है, कहीं बात कुछ कह सकता है। डिक्टेटरशिप नहीं, तानाशाही नहीं, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ये होता है किसी एक मुद्दे पर मेरे कोई राय होगी, किसी एक मुद्दे पर आपकी कोई राय होगी। और डिसएग्री हो जाने का मतलब एंटी नेशनलिज्म या एंटी नेशनल नहीं होता कि कोई एक मूवी है या कोई एक पर्सन है, उस पर मेरी अपनी राय हो सकती है, उस पर आपकी अपनी राय हो सकती है। अगर मैं सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज को मैंने क्रिटिसाइज किया, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं राष्ट्रद्रोही हो गया, कि मैं एक सेडिशियस पर्सन हो गया, मैं एंटी नेशनल हो गया। लोकतंत्र में डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है, ईच एंड एवरी पर्सन हैज द फ्रीडम ऑफ थॉट, हैज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब फ्रीडम ऑफ थॉट की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, तो बिलीफ, फेथ और वर्शिप की बात भी है। इसी तरीके से इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कितने टाइप की इक्वालिटी, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या हो गया? भाईचारा। भाईचारा का मतलब क्या हो गया? वन फैमिली, जैसे एक परिवार में रहते हैं ऐसे एक समाज में रहिए, ऐसे एक देश में रहिए। वसुदैव कुटुंब की हम कल्पना करते हैं। और फिर फाइनली हमने कहा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब एकता और अखंडता। अखंड भारत का निर्माण करना है हमको। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होती हैं, सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी होती हैं जो देश की एकता और अखंडता को और मजबूत करे। मीन्स भारत एक अखंडित राष्ट्र है और ये अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 के थ्रू जुड़ा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जहाँ से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। इनके साथ साथ जो वर्ड्स मैंने और डिस्कस किए हैं उन्हें आप प्लीज ध्यान रखेंगे। कौन कौन से वर्ड हमने डिस्कस किए हैं एक बार हम फिर आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या हो गया? एक फ्री नेशन, एक स्वतंत्र मुल्क जहां पर राष्ट्र को यह अधिकार होगा कि वो अपनी आंतरिक इंटरनल
एज वेल एज एक्सटर्नल पॉलिसीज पर अपने डिसीजन खुद ले सकता है। सोवरेन कंट्री, एक हम समाजवादी देश में रहते हैं, एक सोशलिस्ट कंट्री में रहते हैं, जहां सरकार को अधिकार दिया गया है कि सारे संसाधन जो है वो आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपके अधीन रहेंगे, और आप इन संसाधनों का पब्लिक के बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करेंगे कि लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। फिर हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का मतलब हो गया कि हम एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं जहां सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, जहां सरकार सभी धर्मों को इक्वल इंपॉर्टेंस देगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी, इक्वल रिस्पेक्ट देगी। सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर होंगे। इसी को हम लोग प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष हिंदी में कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। इंग्लिश में टर्म सेकुलरिज्म या सेकुलर वर्ड यूज हुआ है। फिर एक टर्म आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया जहां सरकार का चुनाव जनता करेगी। हमारे देश में हर 5 साल पर इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो। इन जनरल 5 साल का टर्म होता है, और 5 साल के बाद जनता जो होती है वो अपने देश की सरकार का चयन करती है, चुनती है। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक रिपब्लिक कंट्री में रहते हैं, एक रिपब्लिक देश में रहते हैं। रिपब्लिक कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा मुल्क जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, अब हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, तो हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्ट होगा। उसका पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता, हेरिटरी रूल नहीं होता। तो हम एक वंशानुगत शासन प्रणाली में नहीं रहते। हमारे यहाँ हेड ऑफ द कंट्री का भी इलेक्शन होता है, हेड ऑफ द स्टेट का भी इलेक्शन होता है। तो हम एक रिपब्लिक कंट्री में रहते हैं। यही कुछ वर्ड्स है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुछ वर्ड्स, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। अमेंड प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अमेंडेबल, इट इज नॉट अमेंडेबल। तो वो सब भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, याद रखिए। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रियम्बल इज अमेंडेबल, प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसका संशोधन संसद के द्वारा किया जाएगा, बट इस बात को ध्यान में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो टच नहीं होना चाहिए। किस केस में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर आया था? तो याद रखिए, इन केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, उसे आप ध्यान रखेंगे। बेरूबारी केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस को आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहां से आपको मिलेगा भी क्वेश्चन। प्रियम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार संशोधन हुआ है। किस ईयर हुआ था? 76 में। कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट। ये वो टर्म्स है, ये वो लाइन है जहां से घूम घूम के बार बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है। इतने पॉइंट्स पर अगर आपने कमांड बना लिया, 110% है कि प्रियम्बल से अगर क्वेश्चन आया तो वो गलत नहीं होगा। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? प्रियम्बल को। की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? प्रियम्बल को। की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? प्रियम्बल को। हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? प्रियम्बल को। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? तब आंसर आर्टिकल 32 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द आंसर इज प्रियम्बल। इससे ज्यादा आपको प्रियम्बल में कुछ नहीं पढ़ना। इतने पॉइंट्स को आप रिवाइज करते रहिए, यहां से 110% है आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, उनको रिवाइज कर लीजिए। You are not supposed, you are not required to do more than this. Nothing more than this is required. इतना आप पढ़ के जाएं, प्रियम्बल टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो हैं वो 110% हैं, सही होंगे। अब हम लोग आगे मूव करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखिए, प्रियम्बल से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये 2 डेट और ईयर हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसको
यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है। वन इज 26 नवंबर 1949 एंड द सेकंड इज 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, व्हेन वाज द प्रियम्बल अडॉप्टेड, तो आप ये टिक करेंगे। जब अडॉप्ट की बात होगी और जब इनैक्ट की बात होगी, इनैक्टेड, इम्प्लीमेंटेड, इन्फोर्स्ड, तब आप कहेंगे 26 जनवरी 1950। संविधान लागू कब हुआ? आंसर है 26 जनवरी 1950। पूछा जाए प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया गया, एडॉप्ट किया गया, संविधान को एडॉप्ट कब किया गया, तब आप कहेंगे 26 नवंबर 1949। मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं शुरुआत में, उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों डेट्स पे एग्जामिनर वर्ड्स को चेंज कर देता है, या इम्प्लीमेंट कर देगा या अडेप्ट कर देगा। तो यहाँ अडेप्ट नहीं, यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था। प्रियम्बल को जब आप पढ़ेंगे तो प्रियम्बल की लास्ट लाइन में आप जब जाएंगे तो आप लास्ट लाइन में आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड दिस प्रियम्बल ऑन 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को संवैधानिक सभा ने प्रस्तावना को अडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया था। पूछा जाए प्रस्तावना को किसने अंगीकृत किया, हु अडॉप्टेड प्रियम्बल, तो हु अडॉप्टेड प्रियम्बल, अगर ऑप्शन में मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया हुआ है तो आप टिक करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर पीपुल ऑफ इंडिया दिया हुआ है, भारत के लोग, तो आप भारत के लोग टिक कर दीजिएगा कि हम भारत के लोग। देखिए प्रस्तावना की शुरुआत यहीं से है ना, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया मतलब हमने संवैधानिक सभा का निर्माण किया, हमने प्रियम्बल लिखा और हम भारत की जनता ने उसको अंगीकृत कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो इसलिए कुछ कैची वर्ड्स होते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर उनको देता है, आपसे पूछता है, जिससे कि आप कंफ्यूज हों, और कंफ्यूजन होने के साथ साथ फिर आपका आता आता क्वेश्चन गलत होता है। और जब एक दो क्वेश्चन पे आप अटक जाते हैं ना, ब्रेक लग जाता है, तो आगे के क्वेश्चंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, कुछ समय देना है क्वेश्चंस पर, थोड़ा टाइम दीजिए क्वेश्चन को समझने का, कुछ सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर आप अटेम्प्ट करें। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में अगर आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, हड़बड़ी में रहेंगे, तो आप फिर क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपके नॉलेज का जो टेस्ट है वो तो है ही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट हो जाता है। इसलिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कूल और बहुत काम एटीट्यूड को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चंस आते हैं और टाइम लिमिट बहुत लिमिटेड रहती है। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, अलग अलग एरियाज से, अलग अलग सेक्शन से। एक पॉलिटी का होगा तो एक ज्योग्राफी का होगा, तो एक इकोनॉमी का है, तो एक साइंस का है, तुरंत चेंज होता रहता है। इसलिए हमारा जो माइंड है वो बहुत सिस्टमैटिक वे में, बहुत कूल रह के चलना चाहिए। इसीलिए जरा जरा सी चीज़ें जो होती हैं वो स्किप कर जाती हैं और यहीं से हम रेस से बाहर हो जाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 है एडॉप्शन की, एडॉप्ट करने की डेट, और 26 जनवरी 1950 है संविधान को लागू होने की डेट। संविधान हमारा पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। कुछ चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी थी, जैसे कि प्रियम्बल इम्प्लीमेंट हो चुका था, प्रियम्बल को हम ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके थे। तो प्रियम्बल को हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। किसने अडॉप्ट किया? तो आंसर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, साफ साफ प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अब हम लोग पढ़ते नहीं हैं ध्यान से, या पढ़ते हैं बहुत नोटिस नहीं करते, बहुत फोकस नहीं करते, इसीलिए जब ये क्वेश्चन पूछे जाते तो एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन हो जाता है, और कंफ्यूजन हो जाता है तो वहीं से फिर क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत होना शुरू होते हैं। और अगर 2-3 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है, और प्रेशर बिल्डअप हुआ तो फिर आपके और भी क्वेश्चंस लड़खड़ाते हैं। इन्हीं चीज़ों को हमें कम करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि प्रीलिम्स निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो फिर आप मेंस में एंट्री नहीं पा पाएंगे, और मेंस में एंट्री नहीं पाएंगे तो आगे का रास्ता आपका बंद है। इसलिए द फर्स्ट स्टेप और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू गेट सेलेक्टेड इज टू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसलिए हमें इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि हमारा प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रियम्बल। इससे ज़्यादा आपको प्रियम्बल में नहीं देखना है, मैंने आपको बताया, इतना आप प्रियम्बल में करके जाइए, प्रियम्बल से आपके क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, fundamental duties, directive principles, preamble. So the right answer is preamble. प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, preamble हो गया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, the preamble to the Indian Constitution is based on। ये भी हम आपके साथ डिस्कस किया है, हमने शुरुआत में जब लेक्चर लेना शुरू किया तो हमने आपको ये भी बताया हुआ है। क्वेश्चन है the preamble to the Indian Constitution is based on philosophy of India, objective resolutions drafted and moved by Pandit Nehru, Indian culture, religious concept। है तो क्वेश्चन स्ट्रेट, लेकिन ये वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा जिसने इन डेप्थ पढ़ा होगा, खेल खेल में नहीं होगा क्वेश्चन। जैसे कह रहे हैं भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या है? फिलॉसफी ऑफ इंडिया, भारत का दर्शन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, पंडित नेहरू द्वारा ड्राफ्ट और प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव जो था हमारा उनका। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। रिलीजियस कॉन्सेप्ट, धार्मिक सिद्धांत। तो जो हमारा प्रियम्बल है, मैंने आपको बताया कि ये जो प्रियम्बल है इसका बैकग्राउंड जो है वो पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने पेश किया था वही नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही आज हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म वी इन द प्रियम्बल मीन्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम में आया, पूछ रहे ये जो वी शब्द है प्रियम्बल में इसका क्या मतलब है? द टर्म वी मीन्स इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन पार्लियामेंट, द पीपुल ऑफ इंडिया। वी शब्द का अर्थ भारत सरकार से है, सर्वोच्च न्यायालय से है, भारतीय संसद से है या भारत के लोगों से है। तो वी शब्द का मतलब भारत के लोगों से है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया मतलब कि इस संविधान का निर्माता, इस संविधान का जो आधार है, इस देश की सरकार का जो आधार है, ये जो देश है इसकी जो सरकार है उसको शक्ति कहाँ से मिलती है शासन करने? सब भारत की जनता है। तो वी का मतलब हो गया इंडियन पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स जस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक, मैंने अभी आपसे जस्टिस डिस्कस किया था, जस्टिस शब्द हमने आपके साथ डिस्कस किया और हमने आपको बताया था ना कि संविधान में, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। जस्टिस है सामाजिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर जस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्रस्तावना में तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो एक बार अगर प्रियम्बल आपने पढ़ लिया कायदे से तो आप देखें जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं प्रियम्बल से, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन है, प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड
बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। कोई भी क्वेश्चन आपको हमारी क्लास के बाहर से नहीं मिलेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रॉम द क्लास। जो भी क्लास हमारी है, अगर आपने उसको रिवाइज किया है, कायदे से पढ़ लिया, you will be in a position to solve each and every question as far as Indian polity is concerned in your prelims examination. But the condition applied is that you have to have revised the syllabus thoroughly, class notes thoroughly, और जो हम आपके साथ वीडियो लेक्चर्स में डिस्कशन कर रहे हैं उन्हें आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? कह रहे preamble has been amended by which amendment act? 27th constitutional amendment, 42nd constitutional amendment, 44th constitutional amendment, 40th constitutional amendment। प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया? 27वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 40वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो आप देखिए हर जगह आप एक ही अमेंडमेंट पाएंगे जब तक मैंने प्रियम्बल डिस्कस किया, दैट इज योर 42nd अमेंडमेंट। तो प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संशोधन किया गया? द राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ? 1976 में। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिए। ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चन खूब आता है। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। द आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। इसी 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल में कितने शब्द जोड़े गए? 3 वर्ड। कौन कौन से? जल्दी से रिवाइज करिए क्विकली। कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा? समाजवाद, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, इंटीग्रिटी, अखंडता। लीजिए रिवीजन हो गया। तो इस तरीके से आपको चीजों को रिवाइज कर, रटिए नहीं, रटना नहीं है। हमने 42वां संशोधन देखा, तुरंत देखिए 42वें संशोधन से और क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, क्या क्या बन सकते हैं। तो 42वें संशोधन कब हुआ? मिनी संविधान। 42वें संशोधन में प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए। अमेंडमेंट से तो बहुत कुछ जुड़ा, लेकिन प्रियम्बल टॉपिक में क्या क्या जुड़ा? तो प्रियम्बल टॉपिक में 3 वर्ड जोड़े गए। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखिए, इन विच केस, देखिए केस आ गया। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट specifically opined that preamble is not a part of the constitution। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? इस पॉइंट को ध्यान रखिए, नहीं शब्द को। अब एग्जामिनेशन में नहीं दिखा ही नहीं, तो एग्जामिनेशन में नहीं अगर नहीं दिखेगा तो बस गए आप। वहां पूछ रहा नहीं है, ऑप्शन क्या दे रहे हैं? बेरूबारी केस, केशवानंद भारती केस, दोनों में से कोई नहीं। अब केशवानंद भारती केस तो कई बार पढ़ा, बेरूबारी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बेरूबारी कैसे नहीं ध्यान में आया। केशवानंद भारती केस सबने पढ़ाया, सबने चिल्लाया, तो हमने भी पढ़ लिया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा वो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो आंसर है आपका बेरूबारी केस, 1960 में चला, 1960s में। इसी बेरूबारी केस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 73 में पलट दिया इन केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो पूछे है तो केशवानंद, नहीं बेरूबारी। तो बेरूबारी केस वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कौन सा केस था? बेरूबारी। क्लियर यहां तक? बहुत डिटेल में केस से आता नहीं है क्वेश्चन, इसीलिए हम लोग केस नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वही क्वेश्चन आया जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। क्वेश्चन कह रहे हैं कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने
अपने पहली व्याख्या को पलट दिया और पलटते हुए कहा कि नहीं, प्रियम्बल जो है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो पहले केस जिसका ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो वो कौन सा केस था? तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। इसको पलटा सुप्रीम कोर्ट ने और कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस। नहीं है तो आंसर होगा बेरू बारी केस। तो बेरू बारी केस में नॉट अ पार्ट, इन केशवानंद भारती केस इट्स अ पार्ट। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? बेरू बारी केस, केशवानंद भारती केस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेरू बारी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रस्तावना ये कहता है कि संविधान को अधिकार मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम इंडियन कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स। तो मैंने आपको कहा, बार बार कहा कि इस पूरे संविधान में या इस पूरे संविधान का जो आधार है, जो बेस है, वो वी है। और वी का मतलब है पीपल ऑफ इंडिया। इस लोकतंत्र में सरकार को शासन करने का जो अधिकार मिलता है वो जनता से मिलता है। तो प्रस्तावना संविधान की शक्तियों को कहां से डिराइव कर रहा है? वी द पीपल से। तो राइट आंसर क्या होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। ठीक, एक बार हम क्वेश्चन और डिस्कस कर दे रहे हैं। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। संविधान को अधिकार मिलता है, प्रस्तावना ये कहता है कि संविधान को अधिकार मिलता है। कहां से? विकल्प क्या क्या है? भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर से, भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पीपल ऑफ इंडिया से, भारत के लोगों से, प्रिंसली स्टेट से, देशी रियासतों से। तो द राइट आंसर इज भारत के लोगों से, पीपल ऑफ इंडिया से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द प्रियम्बल द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। ये भी हमने डिस्कस किया आपसे कि दो डेट आपको ध्यान रखनी है as far as constitution of preamble is concerned. One is 26 November 1949 and second is 26 January 1950. 26 नवंबर 1949 adoption, 26 जनवरी 1950 implementation. क्वेश्चन क्या है? As per the preamble, date of adoption of the constitution is। जहां तक प्रस्तावना का संदर्भ है, संविधान को अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950। पहला ही विकल्प दे दिया जिसे कि आप पढ़िए, टिक करिए और गलत कर दीजिए। दूसरा दे रहे हैं 26 नवंबर 1949। तीसरा है 11 दिसंबर 1946, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन और क्वेश्चन को अगर आप मैच करें तो आप देखेंगे क्वेश्चन पूछ रहा है डेट ऑफ एडॉप्शन, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रहा है 26 जनवरी 1950, जिसमें एडॉप्ट नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। तो द राइट आंसर इज 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को उसको पूरी तरीके से लागू किया। इसलिए तारीख को बहुत ध्यान रखनी है, डेट्स क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट आपको याद होनी चाहिए, वहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में कि अब बैठे याद कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, नवंबर में क्या हुआ था। तो अगर इतनी सी चीज़ नहीं याद हो पा रही है तो फिर इशू क्रिएट है, तब इशू है कोई। तो प्रीलिम्स की तैयारी इसका मतलब है कि फिर नहीं है। तो इसलिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सिंपल से जो क्वेश्चन होते हैं वही गलत हो जाते हैं और जब वो गलत होते हैं तो बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि यही सिंपल से जो क्वेश्चन होते हैं अल्टीमेटली यही आपके सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं।
और अगर ये गलत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, इसलिए हमको इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स टू द प्रियम्बल। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द या कौन सा शब्द जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा? देखिए लिखा हुआ 42वें संशोधन द्वारा कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम। ऑप्शन क्या है? सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, बोथ ए एंड बी। इसमें ऑप्शन दे रहे हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन दे रहे हैं सोवरेन, और डी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी। सोवरेन शब्द तो शुरू से ही था, प्रस्तावना में शुरू से ही था। 42वें संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अखंडता यहां दिया नहीं है, तो कौन से 2 शब्द जुड़े? समाजवाद जुड़ा और पंथ निरपेक्ष जुड़ा। तो समाजवाद, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, इसका मतलब है ये डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो सोवरेन वर्ड है, ये वर्ड हमारा बाद में एड ऑन नहीं हुआ, ये तो ऑलरेडी था। तो 42nd अमेंडमेंट से हमने ये 2 शब्द जोड़े। अब इसी में एग्जामिनर आपको तीनों वर्ड दे देगा, तो डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। कभी कभी कोडिंग में आ जाता है, कॉमा लगा के दे देते हैं, जैसे 42वें संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जुड़े? ऑप्शन रहेगा सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी। फिर एक ऑप्शन होगा सोवर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। फिर एक ऑप्शन हो जाएगा सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। फिर एक होगा सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सोवर्निटी। फिर एक ऑप्शन इस तरीके से बन जाए, तो हमको उसमें राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द जुड़े। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई बहुत उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। 1-2 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देंगे तो सब क्वेश्चन ज़्यादातर फैक्चुअल है, लेकिन वो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट को टच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया वी शब्द का मतलब क्या है, तो कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए ना, वी का मतलब भारत की जनता से है। फिर जैसे क्वेश्चन पूछा गया संविधान अपने अधिकार कहाँ से डिराइव करता है? भारत सरकार से, देशी रियासतों से, भारतीय संस्कृति से, भारत की जनता से। तो भारत की जनता से, पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अपने अधिकार कहाँ से लेती है था, इसी को मान लीजिए चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन आ जाए द गवर्नमेंट। सरकार अपने अधिकार कहाँ से लेती है? द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर। सो द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं ना। अगर पीपल ऑफ इंडिया नहीं है ऑप्शन में संविधान दिया हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट आंसर कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, भारत की जनता है, तो राइट आंसर भारत की जनता हो जाएगा। इस तरीके से कभी कभी हमको ऑप्शंस देखते हुए भी आंसर चेक करने पड़ते हैं, टिक करने पड़ते हैं। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है, इसको आप ध्यान रखें, मैंने कई बार आपको बताया है। फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आया सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हो जाएगा आंसर। आर्टिकल 32 ध्यान रखिए, वो भी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो एज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग अगर होगा क्वेश्चन, तो आप आंसर 32 डिस्कस करेंगे। अगर डायरेक्ट है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप टिक करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने टाइप की जस्टिस है, मैंने आपको बताया 3। कितने टाइप की लिबर्टी है, 5। कितने टाइप की इक्वालिटी है, 2। ठीक, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये वो कीवर्ड है जिनको आप ध्यान रखें। 42वां संशोधन आप ध्यान रखें, 1976 में हुआ। केशवानंद भारती केस आप ध्यान रखिए, केशवानंद भारती केस
केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड, उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मौलिक तत्वों को नष्ट नहीं किया जा सकता। बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको आप ध्यान रखिएगा। किसमें कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जैसे क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो आंसर होगा आपका बेरुबारी केस। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसपे केशवानंद भी ऑप्शन में होगा, लेकिन नहीं है पूछ रहा, तो नहीं है पूछ रहा है तो बेरुबारी, पार्ट पूछ रहा है कि पार्ट है तो केशवानंद हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस हैं, इतना आप रिवाइज करें, यहीं से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, वहां से आप इनको देखिए, सॉल्व करिए, सेंड करिए, उस पर मैं आपको अपना फीडबैक दे दूंगा क्वेश्चंस चेक करके। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।